हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। हम इस डेवलपमेंट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। इस बुक में से ही हम लाइन टू लाइन सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि साथ के साथ जैसे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, साथ के साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करो, क्योंकि हम लाइन टू लाइन सारा का सारा सिलेबस इसी बुक से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक भी ओपन करो, अपनी नोटबुक भी ओपन करो। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगे कि बुक से अलावा मैंने आपको बताई है, वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर 1 डेवलपमेंट के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस डिस्कस करने से पहले हम इस पूरे चैप्टर की जो समरी होती है एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो बच्चों, हमने ये अलग अलग टाइप के टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से जुड़े हुए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने सीखे, जिससे हमें अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आया। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या टॉपिक पढ़ा, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। कि डेवलपमेंट को लेके हम किसी पर्सन को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अगर ये काम हो जाएगा तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी या किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट का हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग मीनिंग होता है, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, हर पर्सन की लाइफ सिचुएशन अलग अलग है, जिसकी वजह से हर पर्सन का गोल अलग है। गोल अलग होने की वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग है। ठीक है, डेवलपमेंट को लेके हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, हर पर्सन का जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो उनका नोशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है ये हमें ये बताता है कि हम किसी पर्सन को डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्रॉमिस नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन पुअर है, उसके पास कार नहीं है, तो उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा कि अगर उसके पास कार, वो कार परचेज कर पाएगा। अगर उसने कार परचेज कर ली तो उस पर्सन की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, सेम वे से कोई अनदर पर्सन है जिसके पास कोई और चीज नहीं है, तो उसके पास वो चीज आ जाएगी तो वो कहेगा कि मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यानी कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि हर पर्सन का गोल अलग है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इनकम एंड अदर गोल्स का, कि जनरली हम क्या लेकर चलते हैं कि हमारा मेन गोल क्या है, इनकम अर्न करना। जो अदर हमारे गोल्स होते हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है, इन सभी चीजों को तो हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि डेवलपमेंट किसी पर्सन की सिर्फ तभी हो सकती है जब इनकम के साथ साथ उसके अदर गोल्स भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इनकम गोल्स प्लस अदर गोल्स दोनों का एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी है, एक साथ दोनों का फुलफिल होना जरूरी है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि इनकम गोल्स भी होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, और साथ ही कुछ अदर गोल्स होते हैं। अदर गोल्स में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें फ्रीडम मिले, ठीक है, रिस्पेक्ट मिले। तो ये सभी क्या होते हैं, किसी पर्सन के अदर देन इनकम जो उनके गोल्स होते हैं, ये सभी फुलफिल होने जरूरी हैं किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी, अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट का तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें भी हमें ये समझ आई कि जिस तरीके से इंडिविजुअल डेवलपमेंट को लेके हर पर्सन के अलग अलग गोल्स होते हैं, सेम वे से नेशनल डेवलपमेंट यानी कि पूरी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग भी हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरे देश में रोड्स अच्छे बन जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलपमेंट हो जाएगी। कोई पर्सन कहेगा कि डैम्स बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। किसी अनदर पर्सन से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो जाए, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यानी कि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि नेशनल डेवलपमेंट को लेके
हर पर्सन का नोशन डिफरेंट है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, जिसमें हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी हर पर्सन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई चीज अगर हमने एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग फुलफिल कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हम कि पूरी कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है, ठीक है। फिर किसी थर्ड पर्सन से पूछोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है। तो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग हम एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लेके चल सकते, क्योंकि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट ही होता है, ठीक है। देन हमने टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हमने कहा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, की अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये टॉपिक हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हम कोई एक क्राइटेरिया नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि हम देखेंगे कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर जनरली हम करते भी ऐसे ही हैं कि हम क्या करते हैं, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम यानी कि जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा होगी हम उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री मान लेते हैं। लेकिन हम कुछ अदर क्राइटेरिया अदर देन इनकम जो क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमने बेस बनाकर चलना होता है अलोंग विद इनकम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, वो सभी क्राइटेरिया हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ इनकम क्राइटेरिया लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम करते थे टोटल इनकम के बेसिस पे, लेकिन टोटल इनकम तो कोई यूजफुल मेजर नहीं है ना, क्योंकि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली वहां टोटल इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। तो टोटल इनकम के बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते। देन हमने क्या कैलकुलेट किया, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करी, जो टोटल इनकम है पूरी कंट्री की उसको हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। इससे हमें क्या मिला, इनकम पर हेड, मतलब पर पर्सन के द्वारा जितनी इनकम अर्न की जा रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली। देन हमने ये कंपेयर किया कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को जब हमने कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमें कुछ अदर क्राइटेरिया भी कंसीडर करने होते हैं, यानी कि कुछ अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक टेबल डिस्कस करी थी जिसमें हमने ये देखा कि जो हरियाणा है वो इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे जब हमने हरियाणा को अदर स्टेट से कंपेयर किया तो हरियाणा डेवलप्ड कंसीडर हुआ क्योंकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी। लेकिन जब हमने कुछ अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे, लिटरेसी रेट के बेसिस पे जब हमने हरियाणा को अदर स्टेट से कंपेयर किया तो हरियाणा की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी ज्यादा थी और लिटरेसी रेट भी कम था, यानी कि इनकम भले ही ज्यादा थी लेकिन अदर फैसिलिटीज के मामले में हरियाणा अंडर डेवलप्ड माना गया, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हमें कुछ अदर क्राइटेरिया भी कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में बात करी थी। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कंसीडर करने के लिए वहां के लोगों को जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ना, हमें वो भी कंसीडर करनी होती है, ठीक है। लाइक वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, वहां के जो रूरल एरिया के लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर सारी सर्विसेज दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, ठीक है। तो ये सभी जो अलग अलग टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वहां उस कंट्री के लोगों को, वो भी हम कंसीडर कर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी भी तो किसी कंट्री को डेवलप्ड बनाने में हेल्प करती है ना। जैसे कि अब हरियाणा की हमने देखा लिटरेसी रेट जो है वो कम है, लिटरेसी रेशियो जो हमने देखी वो कम थी, यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हरियाणा में एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। सेम वे से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हरियाणा की ज्यादा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हरियाणा में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो हमने ये चैप्टर में पूरा का पूरा ये डिस्कस किया था ना, तो इसका क्या मतलब है कि पब्लिक फैसिलिटीज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए। अगर हरियाणा में जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं वो अच्छी प्रोवाइड हो जाए और जो साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हो जाए, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो वहां पर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन हो जाएगी, वहां पर भी लिटरेसी रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये पब्लिक फैसिलिटीज की हेल्प से ही
कोई भी कंट्री डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में कंसीडर की जाती है ना, ठीक है। तो ये हमने पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका क्या मतलब होता है कि हमें किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो बट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करो बट वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किए बिना, ठीक है। मींस नेचुरल रिसोर्सेज पे हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इस तरीके से जब हम रिसोर्सेज को यूज करके कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यानी कि हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या होता है कि हमें अपनी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हम उसे करंट का हमारा सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो में तो हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सके उन रिसोर्सेज का यूज करके, साथ ही वो रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन करके रख सके। इस तरीके से हमने रिसोर्सेज को यूज करना है। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल और रिसाइकिल्ड रिसोर्सेज को यूज करना होता है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज कम से कम करना होता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दोबारा से रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते ना, लेकिन रीन्यूएबल रिसोर्सेज अगर एक बार लेवल से कम हो जाए तो उनको नेचर के द्वारा ही रिप्लेनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज और रिसाइकिल्ड रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम यूज करने चाहिए, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए तो यूज हो जाए, साथ ही हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन करके रखे जा सके, ठीक है। ये सारा का सारा हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने सारा रिवाइज कर लिया, सारे टॉपिक्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन एक्सरसाइज सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके बुक में जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस दिए होंगे, मींस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ओपन कर लो, और वन बाय वन हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट होती है वो किन किन चीजों से हम डिटरमाइन करते हैं। किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में डालने के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे उस कंट्री को अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं। अब वो तो हमने पूरे चैप्टर में यही कुछ तो डिस्कस किया कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे, अदर देन इनकम क्राइटेरिया, जैसे कि जो हम वहां पर जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ली, लिटरेसी रेट लिया, तो ये हमने क्या लिया, ये अदर क्राइटेरिया लिए। इनकम के अलावा भी हम कुछ क्राइटेरिया लेकर चलते हैं जिनके बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, उन्हें डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालने के लिए, ठीक है। अब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन होती है? फर्स्ट, उसकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हम क्या करते हैं, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, इनकम पर हेड कैलकुलेट हो जाता है, यानी कि उस कंट्री के हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम अर्न की जा रही है। इस पर कैपिटा इनकम से हमें उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे भी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करते हैं ना, ठीक है। जिस कंट्री की इनकम, देखो बेसिकली हम इनकम क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, क्राइटेरिया प्लस अदर क्राइटेरिया भी हम लेकर चलते हैं। तो इनकम क्राइटेरिया में तो हम पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अदर क्राइटेरिया में हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। एजुकेशनल लेवल, वहां के लोगों का एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही, ठीक है। यानी कि वहां का लिटरेसी लेवल क्या है, वहां का मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां के लोगों का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ये सभी चीजें भी हम इनकम के अलावा कंसीडर करते हैं ना। तो यानी कि एवरेज लिटरेसी लेवल को भी कंसीडर किया जाता है कि वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसी हैं। साथ ही हेल्थ स्टेटस भी हम कंसीडर करते हैं कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज कैसी प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ ही वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम कंसीडर करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है।
तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सभी चीजों को कंसीडर किया जाता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में किस कंट्री की बेटर परफॉर्मेंस है, ठीक है। जब हमने अदर कंट्रीज को इंडिया से कंपेयर किया तो ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में जब हमने अदर कंट्रीज को कंपेयर किया तो कौन सी कंट्री की बेटर परफॉर्मेंस थी एज कंपेयर टू इंडिया। बांग्लादेश, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो हमारा आंसर क्या होगा, श्रीलंका। जो टेबल आपको चैप्टर के अंदर गिवन है उस टेबल के अंदर क्या गिवन है कि इंडिया को अदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर किया गया है और ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में उन सभी कंट्रीज को आपस में कंपेयर किया गया है। तो हमने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में जब हमने सभी कंट्रीज को कंपेयर किया तो किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, श्रीलंका की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री। एक कंट्री में आप ये एज्यूम करके चलो, मानकर चलो कि एक कंट्री में 4 फैमिलीज हैं, ठीक है। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज 5000। उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी है, 5000। इफ द इनकम ऑफ फैमिलीज 4000, 7000, 3000 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इनकम ऑफ 4th फैमिली। देखो इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है। इसमें क्या गिवन है आपको कि 4 फैमिलीज हैं एक कंट्री में, मानकर चलो, ठीक है। उन 4 फैमिलीज की आपको एवरेज इनकम तो गिवन है और फर्स्ट 3 फैमिली की भी आपको इनकम गिवन है, लेकिन 4th फैमिली की इनकम आपको मिसिंग दी हुई है, वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज इनकम ऑफ, एवरेज इनकम और वी कैन से पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ना। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल इनकम ऑफ 4 फैमिलीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, क्योंकि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन का हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो टोटल इनकम ऑफ 4 फैमिलीज, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं ना कि जो पूरी कंट्री में जो एंटायर पॉपुलेशन है वो 4 फैमिलीज ही हैं, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ 4 फैमिलीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, क्योंकि हम नीचे क्या लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री की, 4 फैमिलीज की। तो टोटल इनकम कितनी है 4 फैमिलीज की, देखते हैं हम। फर्स्ट की है 4000, देन 7000, देन 3000 एंड जो 4th फैमिली की इनकम है ना वो हमें मिसिंग है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम x लेट कर लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, 4। अब इनकी एवरेज इनकम कितनी गिवन है, 5000। तो एवरेज इनकम की जगह पर आप एवरेज इनकम की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपने 5000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 20000। और जब आपने इन सबको ऐड किया तो कितना हुआ, 14000 प्लस x को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। 4 इधर जाकर 5000 से मल्टीप्लाई हो गया, 20000 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20000 में से आप ये जो 14000 इस साइड है तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर 14000 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा 20000 में से, ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। तो यानी कि जो 4th फैमिली की इनकम मिसिंग थी वो कितनी है, 6000 रुपीज।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 7500, बी है 3000, सी इज 2000 एंड डी इज 6000। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज 6000। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? आपको एवरेज इनकम गिवन थी, आपने सिर्फ एवरेज इनकम का फॉर्मूला पुट करना है। उसमें जो टोटल इनकम ऑफ 4 फैमिलीज थी उसमें से 3 फैमिलीज की आपको इनकम गिवन थी, 4th फैमिली की इनकम आपको खुद से फाइंड आउट करनी थी। वो आपने नॉर्मली फाइंड आउट कर ली जिस तरीके से आप करते हो, ठीक है। आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। 5000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन इन सबका टोटल हो गया 14000। 20,000 में से आप 14,000 लेस कर दोगे, आपकी जो एक्स की वैल्यू यानी कि 4th फैमिली की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 6000, इनकम ऑफ 4th फैमिली। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है? यानी कि जब वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में उनको क्लासिफाई करता है, तो क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया? और जो भी क्राइटेरिया यूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो बच्चों, वर्ल्ड बैंक जो है वो अलग अलग कंट्रीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए जनरली क्या क्राइटेरिया यूज करता है? पर कैपिटा इनकम लेकर चलता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। लेकिन हमने तो क्वेश्चन जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें तो हमने ये टॉपिक पढ़ा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का हमने टॉपिक पढ़ा था कि इनकम के साथ साथ कुछ अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालने के लिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही अलग अलग कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये तो यूजफुल क्राइटेरिया नहीं हुआ ना। दिस इज नॉट ए यूजफुल मेजर टू कैटेगराइज डिफरेंट कंट्रीज इनटू डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कैटेगरी, ठीक है। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज कर रहा है वो क्या यूज कर रहा है? पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री डेवलप्ड है और उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में डाला जा रहा है। और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम एज पर वर्ल्ड बैंक, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है तो वो कंट्री क्या कंसीडर की जा रही है? अंडर डेवलप्ड, और उसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई यूजफुल मेजर नहीं है ना। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे कैलकुलेट, अब ये भी आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया था। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो उस कंट्री की टोटल इनकम होती है उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूज कर रहा है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब बात आती है कि जो भी क्राइटेरिया, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया यूज कर रहा है। अब जो भी क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज कर रहा है हमने उसकी लिमिटेशंस डिस्कस करनी है कि उसके क्या क्या नुकसान है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज कर रहा है अलग अलग कंट्रीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। फॉर द ईयर 2017 द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम। हमने चैप्टर जब डिस्कस किया था उस चैप्टर के अंदर जब हमने टॉपिक लिया कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो उसमें हमने जब इनकम क्राइटेरिया डिस्कस किया तो हमने क्या देखा था कि जो कंट्रीज एज पर ईयर 2017 कौन सी कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है? जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम होती है, यानी कि एक साल में जब $12,056 उनके द्वारा अर्न किए जाते हैं उस कंट्री के लोगों के द्वारा, तो वो कंट्री तो रिच कंट्री कंसीडर की जाती है। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम यानी कि हर पर्सन के द्वारा $955 एक साल में एक पर्सन के द्वारा अर्न किए जाते हैं, तो वो कंट्री क्या कहलाती है? अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, ठीक है। यानी कि लो इनकम कंट्रीज कहते हैं हम उन कंट्रीज को, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया कि 2017 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या एनालाइज किया
कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम है, यानी कि एक साल में उस कंट्री के एक पर्सन के द्वारा $12,056 अर्न किए जा रहे हैं, तो वो कंट्री तो रिच कंट्री में कंसीडर की जाती है। और एक साल में उस कंट्री के एक पर्सन के द्वारा $955 अर्न किए जा रहे हैं, तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड और लो इनकम कंट्री में कंसीडर की जा रही है। ठीक है, अगर हम पर कैपिटा इनकम को बेस मानकर चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए तो। ठीक है, अब हम इसके लिमिटेशन डिस्कस करते हैं कि ये जो क्राइटेरिया, ये क्या क्राइटेरिया यूज किया जा रहा है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड मानने के लिए जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम, इस क्राइटेरिया की लिमिटेशंस क्या हैं? देखो, किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, हमने टेबल 1.3 एंड 1.4 दोनों को कंपेयर किया, तो हमने देखा कि टेबल 1.3 में इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर रहे थे, हरियाणा, केरल एंड बिहार। हमने देखा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, लेकिन जब हमने अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे तीनों स्टेट्स को कंपेयर किया तो हमने देखा कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हरियाणा डेवलप्ड कंसीडर किया गया, लेकिन अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे हरियाणा अंडर डेवलप्ड कंसीडर किया गया। ठीक है, यानी कि जब हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, उनके बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया तो हरियाणा लेस डेवलप्ड माना गया। तो यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, वो हमें वहां के लोगों की जो अदर फैसिलिटीज, अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे वो कंट्री कैसी है, इसके बारे में हमें नहीं बताता है। ठीक है, देखो, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल, ये सभी चीजें इग्नोर की जाती हैं जब कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक तो क्लियर है ही कि अलग अलग कंट्रीज को जब हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे तो कंट्री को डेवलप्ड मान लेते हैं कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन क्या हमें पता है कि उस कंट्री के अंदर लोगों के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था ना कि जो एवरेज इनकम है ना, वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्पैरिटीज हैं उनको हाइड करती है, कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पे जिसकी ज्यादा एवरेज इनकम होती है हम उसको डेवलप्ड तो मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस कंट्री के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो सकता है कि उस कंट्री में कोई पर्सन तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिच हो और कोई एक्सट्रीमली पुअर हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो कंट्री एक्चुअल में तो डेवलप्ड नहीं मानी गई ना, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमने उसको डेवलप्ड मान लिया। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज नॉट ए यूजफुल मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से एक तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमने एक केस डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर, जो हमने ये लिया था कि अलग अलग कंट्रीज की, हमने दो कंट्रीज को कंपेयर किया, दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम सेम थी। अब फिर हमने किस कंट्री को डेवलप्ड माना और किसको अंडर डेवलप्ड माना? जिस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था हमने उस कंट्री को डेवलप्ड माना, भले ही एवरेज इनकम दोनों की सेम है, लेकिन डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में कंसीडर करने के लिए हमें उस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जब हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो एक तो इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो इससे हमें जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस कंट्री के अंदर इनकम का, एक तो वो पता नहीं चल पाता। ठीक है, और दूसरा अदर फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सभी चीजें भी इग्नोर हो जाती हैं। इन सभी फैसिलिटीज के बारे में भी हमें पता नहीं चल पाता कि वहां के लोगों के बीच में, वहां के लोगों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं जिसके बेसिस पे वहां के लोगों का लिटरेसी रेट कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, ये सभी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन तो आपको समझ आ गई। सेकंड क्या कहता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, अभी हमने जो चीज डिस्कस करी वही यहाँ पर मेंशन है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उस कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखना जरूरी है ना, कि अगर ऐसा हो कि पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा है, यानी कि एवरेज इनकम जब हमने उस कंट्री की देखी तो बहुत ज्यादा एवरेज इनकम है, तो हमने उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री मान लिया, लेकिन उस कंट्री के अंदर जब हमने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो कुछ लोग तो एक्सट्रीमली रिच निकले
और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली पुअर है, तो क्या वो कंट्री एक्चुअल में डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। वो कंट्री एक्चुअल में डेवलप्ड मानी जाएगी जहां पर हर पर्सन की ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज इनकम हो, ठीक है। यानी कि जिस कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट इक्वल होती है वो कंट्री एक्चुअल में डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, यानी कि इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है। तो जब हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं तो इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उस कंट्री के अंदर इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने जब अलग अलग कंट्रीज को इनकम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया तो जो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था हर कंट्री के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। देन द थर्ड लिमिटेशन इज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कांट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि इससे हमें उस कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में भी नहीं पता चल पाएगा अगर हम किसी भी कंट्री को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर डेवलप्ड कंट्री के अंदर कैटेगराइज कर देंगे तो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां के लोगों के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और दूसरी बात कि वहां पर जो अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज दी जा रही है लोगों को वो किस टाइप की दी जा रही हैं, वहां का जो अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे तो हमने उस कंट्री को कंपेयर ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर कर लिया। तो इसकी आपने बहुत सारी लिमिटेशंस देखी। इससे हमें ना उस कंट्री के अंदर जो डिस्पैरिटीज होती हैं इनकम के रिगार्डिंग और चीजों के रिगार्डिंग, अदर फैसिलिटीज के रिगार्डिंग जो लोगों के बीच में डिस्पैरिटीज है उसके बारे में पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो भी टॉपिक डिस्कस किए इस चैप्टर के, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। साथ के साथ आप अपने बुक में इनको नोट डाउन भी करते जाओ। जो आपने नोटबुक, मैंने आपको बताया था कि आप नोटबुक में साथ के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी मेंशन करो और अपनी बुक में से भी लाइन टू लाइन इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमारे जो रिमेनिंग एक्सरसाइज सॉल्यूशंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।